अच्छा, तो इसमें जो क्विज आने वाला है अभी आप लोगों का रिग्रेशन से रिलेटेड, उसमें सर ने सारा रिग्रेशन इंक्लूड किया और आपका जो है इसमें मल्टी लिनियर रिग्रेशन होगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन होगा, और आपका वो एनालिसिस ऑफ रेजिडुअल्स होगा, जो ग्राफ और प्लॉट होते हैं ना। तो इसमें हम वो डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह के सवाल जो है आपके क्विज और एग्जाम में जो है टेस्ट हो सकते हैं, और उनको लाइक सॉल्व किस तरह करना है। तो पहले ये देख लेते हैं, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के बारे में देख लेते हैं। तो ये कुछ थोड़ी शुरू में थ्योरी लिखी हुई है। रिग्रेशन क्या होती है कि इट्स अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तभी हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ेंगे, एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। सही है। तो इसमें इसमें जूम कर लेंगे। अच्छा, इसमें जो ये वाली इक्वेशन होती है जिसमें बी नॉट बी वन बी टू सारे जो कैपिटल में लिखे हुए हैं, ये आपकी होती है पॉपुलेशन की इक्वेशन होती है। सही है। और इसको एस्टिमेट किया जाता है नीचे वाली इक्वेशन से, जहाँ लिखा हुआ है ना कि मेरा सॉफ्टवेयर वगैरह हम यूज करते हैं टू एस्टिमेट द मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल यूजिंग दिस इक्वेशन, जहाँ वाई के ऊपर कैप लगा हुआ है ना। तो ये यूज करते हैं हम एस्टिमेट करने के लिए इस मॉडल को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बी नॉट बी वन बी टू, ये सारे जो है स्मॉल इसमें लेटर्स में लिखे हुए हैं। सही है। यहाँ पे भी नीचे लिखा हुआ है कि ग्रीक लेटर इसके लिए पैरामीटर्स के लिए यूज होते हैं, और स्मॉल लेटर जो है वो सैम्पल एस्टिमेट्स के लिए यूज होते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम देख लेते हैं कि पूछा क्या जा सकता है। तो उसमें ये चीज़ें होती हैं, मतलब मल्टीपल रिग्रेशन में ओवरऑल ये चीज़ें, मेन चीज़ें यही होती हैं कि आपको बोलेंगे कि एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन निकाल के दिखाएं। सही है। जैसे यही जो अभी दिखाई थी, ये वाई कैप वाली जो है ना, दिस इज बेसिकली दी एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन। तो इसमें आपको वेरिएबल के नाम पुट करना होंगे, और कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज पुट करना होंगी, और हाँ यही करना होगा, और आपको बस ये शो करनी होगी इक्वेशन, ये चीज़ें पुट करके। उसके बाद आपको कोएफिशिएंट्स हैं, वो आपको इंटरप्रेट करने होंगे। सही कि इसमें आप 1 यूनिट बढ़ाएंगे तो ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ेगा। सही है। वो सारी इंटरप्रिटेशन लाजमी है। सही, इंटरप्रिटेशन जो है मतलब रिग्रेशन में और मिड टर्म के बाद ना आपका अच्छा खासा पार्ट इंटरप्रिटेशन भी होगा, और आपके जो फाइनल में समझे अराउंड 25 मार्क्स, मतलब आधा पेपर बेसिकली आपका इसी पे ही होगा, रिग्रेशन पे ही होगा ना। तो रिग्रेशन पूरा इंटरप्रिटेशन से भरा हुआ है, तो आपको इसमें ध्यान रखना। सही, इंटरप्रेट करते वक्त आपको यूनिट्स का ख्याल रखना है। सही है। सवाल में आपको कोई कुछ पूछ रहे हैं? अच्छा, तो मैं कह रहा था कि सवाल में आपको यूनिट्स वगैरह जो लिखे होंगे वो आपको गौर से देखने होंगे। सही है। और आपको इंटरप्रिटेशन में यूज़ करने हैं लाजमी, अगर आप नहीं यूज़ करेंगे तो उसके मार्क्स जो हैं कट जाएंगे। सही है। उसके बाद हम जी जी कुछ पूछ रहे हैं? तो सही सही, कोई मसला नहीं। अच्छा, इसके बाद हम चेक करते हैं सिग्निफिकेंस, चेक करते हैं कोएफिशिएंट्स की। सही, इस पे भी हम आते हैं कि उसमें आपको दिया होगा कि सवाल में 5% पे करो, तो आपको 5% पे करनी होगी, वरना सर ने आई नो क्लास में बताया था कि अगर नहीं दिया हुआ तो आप क्या करते हो कि आप पहले 1 पे चेक करते हो, फिर 5 पे, फिर 10 पे, और आप बेसिकली नीचे आते हो कि अनटिल जो है वो एज नॉट जो है वो रिजेक्ट ना हो जाए, तो आप तब तक जो है अ, नीचे चेक कर रहे होते हो। लेकिन क्या कहते हैं, जो वैसे यूजुअली सवाल में दिया ही होता है कि आपको किस पे हाइपोथेसिस जो है टेस्ट करना है। उसके अलावा आप जो है आर स्क्वायर को इंटरप्रेट करते हो। सही है।
उसकी भी इंटरप्रिटेशन आपसे पूछी जाएगी। और एंड में आपके पास ओवरऑल सिग्निफिकेंस पूछी जाएगी पूरी इक्वेशन की। ठीक है, पूरी इक्वेशन है आपकी, उसकी वो पूछी जाएगी सिग्निफिकेंस और इंटरप्रिटेशन। और उसका दूसरा नाम हम कहते हैं ग्लोबल एफ टेस्ट भी होता है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं बेसिकली सेम ही है। तो ये 5 मेन चीज़ें हैं जो आपको लाइक मतलब करनी होती है, बेसिकली हर साल में यही चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके अलावा हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो इसमें आपको क्विज या एग्जाम में इस तरह आउटपुट दिया होगा। सही, क्विज एग्जाम में आपको इस तरह स्निपेट दी होंगी। सही है। और आपको इसमें से बस वही है कि इक्वेशन में पुट करना होगा और इंटरप्रेट करना होगा, दैट्स इट। और ये तो जैसे एक्सेल का आउटपुट दिया हुआ है। अब वो सर की पीडीएफ में कुछ आर के भी आउटपुट हैं, तो उसका भी थोड़ा लेआउट डिफरेंट होता है, लेकिन चीज़ें यही होती हैं। तो आपको ऐसी में से चीज़ें आपको फैच करनी होंगी। तो अगर हम पहली चीज़ देखें, तो पहली चीज़ यही है कि आपको एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे जो वो थे, जो सर की पीडीएफ में था, एज और माइल्स आपका यहाँ वो थे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे, और हम यहाँ निकाल रहे थे, प्राइस निकालना चाह रहे थे ऑफ कार। ठीक है, वो डॉलर्स में थी जो सवाल में लिखी हुई थी, तो वो मैंने सवाल पूरा एग्जैक्ट कॉपी नहीं किया स्निपेट, लेकिन बस वो मैंने टेबल दिखाने के लिए अ, ये निकाल लिया स्निपेट। तो इसमें अगर आप इससे पुट करेंगे, जैसे वाई कैप जो है जिसको हम एस्टिमेट कर रहे हैं वो प्राइस है, तो ना आप यहाँ प्राइस लिख देंगे, सही है, उसके बाद कैप लगा देंगे। कैप मतलब कि आप वो चीज़ एस्टिमेट कर रहे हैं, तो इसलिए वो कैप लगता है। बी नॉट जो हमारा होता है इंटरसेप्ट होता है, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, जो यहाँ पे है 18303.5208। और यहाँ पे जो x1 है वो आपका एज हो जाएगा, और x2 जो है वो आपका माइल्स हो जाएगा। सही। और इनके जो कोएफिशिएंट है वो भी देख लेते हैं। इसका तो वो है खैर -950.4270। ये एज लिख देंगे हम, क्योंकि एज जो है वो उसका क्या कहते हैं वेरिएबल नेम है। और यहाँ -0.0821 माइल्स लिख देंगे। तो ये आपका पहला पार्ट हो जाएगा यहाँ पे, जहाँ पे आपको इक्वेशन निकाल के बस लिख देनी है। सही है? तो यहाँ पे कार की बात हुई, सही। अब दूसरी चीज जो पूछ रहे हैं हमसे वो है कि हमें इन कोएफिशिएंट्स को जो है वो इंटरप्रेट करना है। तो इंटरप्रेट करने के लिए हम ये बताएंगे कि हम जिस वेरिएबल में एक यूनिट बढ़ा रहे हैं, तो जो y का जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर क्या इफेक्ट आ रहा है। सही है। तो अगर हम अ, उसकी बात करें, एज की बात करें पहले, जो बेसिकली x1 है, तो हम बोल सकते हैं कि इफ वी इंक्रीज 1 ईयर ऑफ कार्स एज, देन द प्राइस ऑफ कार विल डिक्रीज बाय, जो भी कोएफिशिएंट है ना, डिक्रीज बाय 950.4270 डॉलर्स। और आपको एक और चीज़ भी लिखनी होगी यहाँ पे कि अज्यूमिंग के अज्यूमिंग अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जो इस केस में माइल्स है, वो मतलब कांस्टेंट है, दे स्टे कांस्टेंट। तो ये भी आप याद से मेंशन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका एज का वो हो जाएगा इंटरप्रिटेशन, और साइड बाय साइड अगर हम क्या कहते हैं माइल्स की करें, तो वो भी हम निकाल लेते हैं। सही है, हम बोल देंगे कि इफ वी इंक्रीज माइल्स बाय, अच्छा, माइल्स का वो क्या कहते हैं यूनिट, यहाँ सवाल में दिया हुआ था मैंने, हाँ किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो ये सवाल में ऐसे लिखा होगा।
मैंने यहाँ कॉपी नहीं किया। तो माइल्स का यूनिट है किलोमीटर पर आवर, तो आपको ये भी लिखना होगा। इफ इंक्रीज माइल्स बाय 1 किलोमीटर पर आवर, सो प्राइस ऑफ कार विल डिक्रीज बाय -0.0821, सॉरी माइनस $0.0821। माइनस का मतलब है कि डिक्रीज हो रहा है, सही है। और यहाँ भी डिक्रीज हो रहा है। अगर प्लस होगा तो हम बोलेंगे कि इंक्रीज हो रहा है, सही। और यहाँ एंड में ऐड कर देंगे कि अज्यूमिंग के एज ऑफ कार स्टेज कांस्टेंट, सही। तो यहाँ पे आपका ये वाला भी पार्ट हो जाएगा जहाँ पे आप कोएफिशिएंट्स को इंटरप्रेट कर रहे हैं, सही। इसके बाद ये ज़रूरी है कि हम अब जो कोएफिशिएंट्स की इंटरप्रिटेशन तो कर दिए हैं, उनसे मतलब फ़र्क क्या पड़ेगा, लेकिन अब हमें इसका सिग्निफिकेंस बतानी है कि ये जो कोएफिशिएंट है मतलब ये काम के भी हैं या बस एवं ही है मतलब। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी होगी, सही है। अब इसमें फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन होती है ना, B0 + B1 x1 B2 x2 से। अब इसमें अब जैसे x1 एज था ना, और यहाँ इस एग्जांपल में हम एज की बात कर रहे हैं, तो H0 में हम कह रहे हैं कि B1 जो है वो 0 के बराबर हो जाए। मतलब कि अगर ये 0 हो गया B1, तो ये तो ऑल आउट बेसिकली नल हो जाएगा ना, ये जो पूरी वैल्यू है ये तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे फिर। तो जब हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो एज ऑफ कार का जो वो है प्रिडिक्टर है, वो तो मतलब किसी काम का ही नहीं है, तभी हमने उसको उड़ा दिया। तो ये हमारा वो हो जाएगा नल हाइपोथेसिस है, जो हम कह रहे हैं कि एज ऑफ कार इज नॉट अ यूजफुल प्रिडिक्टर ऑफ कार प्राइस, सही है। अब दूसरी तरफ देखें तो H1 हमारा जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है, उसमें हम कह रहे हैं कि B1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब कि B1 की कोई ना कोई वैल्यू होगी, सही है। अब वो जो कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन वो मतलब 0 नहीं होगी। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये वेरिएबल है एज ऑफ अ कार, ये एक यूजफुल प्रिडिक्टर है कार प्राइस का। मतलब कोई ना कोई इसके कोएफिशिएंट की वैल्यू होगी, तो ये कुछ ना कुछ बताएगा प्राइस के बारे में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फालतू है, ये इसकी कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होगी। तो हम यही टेस्ट करना चाह रहे होते हैं कि कोएफिशिएंट है उसकी कोई सिग्निफिकेंस है या नहीं, ओवरऑल जो डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका, सही है। तो अगर हम क्या कहते हैं इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम एज की बात कर रहे हैं जो कि x1 है, सही है। तो इसमें बेसिकली पहले आप ये हेडिंग डाल देंगे, सही। यहाँ पे डालेंगे कि एज की बात करें x1, ये आपने हाइपोथेसिस लिख दिए। ये भी लिखेंगे आप, ये भी लिखेंगे। ये टी वाली इक्वेशन नहीं लिखेंगे, ये मैं अभी आपको बताता हूँ किस काम के लिए, सही है। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, सही। तो आप ये दोनों चीज़ें लिखेंगे। इसके बाद आपको जो है पी वैल्यू चेक करनी होगी, सही। पी वैल्यू आपको चेक करनी होगी α/2 से। अगर ये ट्रू हो जाता है तो इफ ट्रू, तो रिजेक्ट कर देंगे आप H0 को, सही। अब पी वैल्यू कहाँ से पता चलेगी, वो हम ऊपर टेबल पे जाएंगे वापस से, और यहाँ पे हम पी वैल्यू देख लेंगे एज की, सही, विच इज 0.039, सही। अब 0.039 α/2 से अगर छोटा है तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो 0.039 इज लेस देन 0.05 डिवाइड बाय 2, सही है। तो अगर छोटी वैल्यू है तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, वरना हम इसको रिजेक्ट नहीं करेंगे, सही।
तो 0.039, 0.025 से लेस है। नहीं, ये फॉल्स हो गया, तो हम डोंट रिजेक्ट एज नॉट कर देंगे, कि मतलब एज नॉट को रिजेक्ट नहीं करो, और वो जो है बोल देंगे कि एज ऑफ कार इज नॉट अ यूजफुल प्रिडिक्टर ऑफ कार प्राइस। तो अच्छा, एक और चीज़ कि ये जो टेबल है, इसमें जो पी वैल्यू गिवन होती हैं आप लोगों को, ये पी वैल्यूज, तो ये जो होती हैं आपको टू टेल टेस्ट की गिवन होती है, सही है, जो सारी पी वैल्यूज गिवन होती है। तो ये आपको याद रखना है, ये बाद में भी पॉइंट काम आएगा। और यहाँ ऐसा देख सकते हैं कि ये इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू लगा हुआ है, तो आपको टू टेल टेस्ट ही लगाना पड़ेगा, तो इसलिए हमने ये डायरेक्ट पी वैल्यू वैसी ही उठाई है हमने, सही। तो ये इसका हो गया, और इसी तरह जो है आप माइल्स का भी क्या कहते हैं, सेम तरीके से आप वो करेंगे, और आप बता देंगे कि एंड कंक्लूड दैट एज ऑफ कार इज नॉट अ यूजफुल प्रिडिक्टर ऑफ कार प्राइस, डॉलर्स में, सही, ईयर्स में, यूनिट भी मेंशन कर देंगे, और ये आपको हर उसका करना पड़ेगा, वेरिएबल का निकालना पड़ेगा, सही। तो ये चीज़ हो गई। अब ये तो हो गया, सही। अब कुछ केसेस में होता है कि आपके पास हो सकता है कि आपसे सवाल पूछें और सिग्निफिकेंस का ही, और आपको ना टेबल से क्या कहते हैं, ये पी वैल्यू छुपा दें, सही है। आप फॉर एग्जांपल ये पी वैल्यू आपको हाइड कर दें, सही है, और ये टी वैल्यू जो टी स्टैट है ये भी हाइड कर दें, सही। तो अब आप बोलेंगे कि अब ये हाइड कर दिया, तो हम ये कैसे निकालें, मतलब तो हट गया, समझिए, मैं निकालता हूँ, सही। तो आप अगर फॉर एग्जांपल सपोज करें हाइड कर दिया, तो आप बोलेंगे कि फिर हम सिग्निफिकेंस कैसे पता करेंगे। तो तब फिर ये वाला फॉर्मूला यूज में आता है, ये जो यहाँ पे लिखा है ना, ये वाला। तो दिस इज बेसिकली टी स्टैट, सही है, जहाँ पे जो बी वन है वो आपका एस्टिमेटेड वैल्यू है, और ये जो कैपिटल बी वन है ये आपका जो है पॉपुलेशन, मतलब जो हाइपोथेसिस में यूज हो रहा है, ये वाला है जो यहाँ पे यूज हो रहा है, सही, ये वाला बी वन है। और नीचे जो एस ई है वो बेसिकली आपका वो एरर है, स्टैंडर्ड एरर है। अब इसकी मदद से आप क्या कहते हैं टी स्टैट निकाल लेंगे, सही है। बी वन आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट हो जाएगा, सही। जैसे आपको पता है कि जो बी वन होता है वो तो कोएफिशिएंट होता है ना, ये वाला। तो बी वन आपका हो जाएगा -950.4270, -950.4270। और जो ये कैपिटल बी वन है ये आपका ये चीज़ हो जाएगी, जो ये है ना, जो हाइपोथेसिस में लिखा हुआ है, विच इज़ जीरो, सही। तो यहाँ हमने जीरो अज्यूम किया हुआ है इसको, तो जीरो हो जाएगा, सही है। तो और इसके बाद जो ये स्टैंडर्ड एरर है ये भी आपको टेबल में एक्सट्रैक्ट करना होगा, इसको बराबर में लिखा हुआ है, 387.4188, तो 387.4188। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो है वैल्यू आ जाएगी कुछ ये सेम ही आएगी, देख लो, सेम आ रही है, पहले मैंने चेक किया था 2.45 ही आएगी। तो यहाँ पे पी वैल्यू तो नहीं गिवन, लेकिन आपने टी स्टैट निकाल लिया। अब टी स्टैट के बाद आप वो टी टेबुलेटेड निकाल लेंगे, और इसके बाद जो जैसे ही आप पहले वो करते थे ना, क्या कहते हैं, क्रिटिकल रीजन और रिजेक्शन रीजन बनाते थे, तो वो आप बना लेंगे, और आप फिर डिसाइड कर लेंगे कि एच नॉट जो है रिजेक्ट हो रहा है और रिजेक्ट नहीं हो रहा है, जैसे आप पहले मिड टर्म से पहले करते थे ना, फिर आप उस तरीके से करेंगे, सही। ये चीज़ थी एक काम की। इसके अलावा आर स्क्वायर है, वो देख लेते हैं, आर स्क्वायर किस तरह इंटरप्रेट करना है।
आर स्क्वायर हम इंटरप्रेट करते हैं यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है 0.936 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये 93.6% हो जाएगा। अब इसको हम इंटरप्रेट कैसे करना है, तो हम बोलेंगे कि 93.6%, ठीक है, जो टेबल से निकाला, ऑफ वेरिएशन इन प्राइसेस ऑफ कार डॉलर्स इज एक्सप्लेन्ड बाय द एज एंड माइल्स ऑफ द कार। ये इस तरह कर देंगे, लिख देंगे थ्रू दिस मॉडल, और यहाँ बता देंगे एज आपका X1 था, माइल X2 था। सही, इस तरह अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि कोई वो कोई कोई चीज़ रह ना जाए ना, तो आपका भी ये वाला पार्ट भी हो जाएगा। बस में ये आपको इंटरप्रेट ही करना होता है हर चीज़, तो ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम ओवरऑल सिग्निफिकेंस और ग्लोबल एफएस में। अब यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली जो ये इक्वेशन है रिग्रेशन की, इसमें हम कह रहे हैं कि सारे जो कोएफिशिएंट है ना वो जीरो हैं। ये जो हम यहाँ कह रहे हैं नल हाइपोथेसिस में, अगर ये सारे जीरो हो जाते हैं तो इनकी तो कोई फिर वो बी नॉट तो नहीं हो, तो वो है इंटरसेप्ट है। लेकिन सारे जो वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट हैं वो जीरो हो जाते हैं, तो फिर तो ये कोई अहमियत ही नहीं रही इन वेरिएबल्स की और कोएफिशिएंट की। तो इससे हम ये कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली जो ओवरऑल इक्वेशन है उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। से विच मीन्स के नो सिग्निफिकेंस ऑफ इक्वेशन, होल इक्वेशन में। सही है। और क्या कहते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं एटलीस्ट वन वेरिएबल इज सिग्निफिकेंट, तो हम बोल रहे हैं कि एटलीस्ट वन वेरिएबल हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन कार प्राइस। सही। तो इसमें यही मतलब है कि अगर कोई एक भी ऐसा वेरिएबल है जिसका कोएफिशिएंट नॉट इक्वल्स टू जीरो है, मतलब कि हम कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली उसकी अहमियत है जो हम कैलकुलेशंस निकाल रहे हैं कार प्राइस के ऊपर से। तो इसमें भी उसी तरह चेक होगा। हम यहाँ वही करेंगे कि पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा बाई टू चेक करेंगे। टू टेल इसलिए है क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू ऐसे ही। और इसमें ये भी दिखा देता हूँ कि किस तरह चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो एफ लिखा हुआ है ये आपका ये एफ वैल्यू है। सही। और जो ये सिग्निफिकेंस एफ लिखा हुआ है ये आपकी पी वैल्यू है। दिस इज योर पी वैल्यू, 1.67 एक्सपोनेंट -5। सही। तो 1.67 एक्सपोनेंट -5 लेस देन अल्फा बाय टू, तो ये ऑब्वियसली ट्रू होगा। तो मतलब कि हम रिजेक्ट कर देंगे एच नॉट को। सही। और कंक्लूड कर देंगे कि एटलीस्ट वन वेरिएबल हैज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन कार प्राइस। सही। अब पूरा लिख देंगे तो आपका ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम मल्टीपल रिग्रेशन, जिसमें क्वालिटेटिव मतलब कि कैटेगोरिकल इंडिपेंडेंट वेरिएबल शामिल हो जाता है। सही। तो वो भी देख लेते हैं हम। तो इसमें सीन ये होता है कि आपके पास बाइनरी कैटेगरी वाला भी हो सकता है एक। सही, जिसमें फॉर एग्जांपल मेल हो और एक फीमेल का वेरिएबल हो। सही। मैं इसकी वो एग्जांपल निकाल लेता हूँ, एक मिनट में तस्वीर निकाल लूँ इसकी। यहाँ तक समझ आ रहा है? अगर किसी को कोई सवाल है।
लोग। फिर भाई आवाज आ रही? सॉरी। आवाज आ रही? जी जी। आपने जो पिछला पॉइंट बताया था ना, थोड़ा सा अगर स्लो ऊपर कर दें जरा। सही सही। ये एफ टेस्ट वाला, ये वाला। एफ टेस्ट वाला, इसमें जो पी वैल्यू आपने ली है वो जरा दोबारा बता दें कि ये किधर से ली है। सही सही। तो इसमें मैंने क्या किया कि इसमें भी हाइपोथेसिस हम टेस्ट करें ना, बेसिकली ग्लोबल एफ टेस्ट में तो हमें यही चीज टेस्ट करनी है, पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा बाय टू। तो हम वापस टेबल पे जाएंगे और वहाँ पे जो ये आपके पास तीन सेक्शन दिए होंगे ना, ये ऊपर दिया होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो ये जो ये वाला सेक्शन है, इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है एफ है, और सिग्निफिकेंस ऑफ एफ लिखा हुआ है। तो ये जो एफ है, ये तो एफ वैल्यू है, सही है। और जो सिग्निफिकेंस ऑफ एफ है, ये एफ की पी वैल्यू गिवन है। तो विच इज 1.67 ई -0.05 लिखा हुआ है। तो ये क्या कहते हैं, एक्सेल का तरीका होता है लिखने का कि 1.67 बेसिकली 10 टू पावर -5 जो है, ये आपकी पी वैल्यू है। तो ये आपके पास पी वैल्यू आ जाएगी। सही है। अब पी वैल्यू आ गई, अब आप वही सेम टेस्ट लगाएंगे कि आप अल्फा बाय टू चेक करेंगे, सही। और विच इज के 1.67 10 टू पावर -5 इज लेस देन अल्फा बाय टू। अल्फा सवाल में मेंशन्ड है, मतलब इस केस में, विच इज 0.05 डिवाइड बाय टू। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 1.67 10 टू पावर -5 इज लेस देन 0.025। सही है। तो ये बेसिकली ट्रू बात है। और ये ट्रू हो गया तो हम कह सकते हैं कि हम रिजेक्ट कर देंगे एच नॉट को। और अगर हम देखें कि एच नॉट हमारा क्या था, तो एच नॉट वॉज कि हम सारे जो वो हैं कोएफिशिएंट्स हैं, उनको हम जीरो के बराबर कर। तो जीरो के बराबर करने के मतलब कि उन सारों की मतलब कोई अहमियत नहीं है, हम उनको यूज कर ही नहीं रहे। तो अगर हम रिजेक्ट कर रहे हैं एच नॉट को, तो इसका मतलब है कि हम इसको नहीं मान रहे, हम इसको मान रहे। तो हम बेसिकली कहना चाहते हैं कि ऐसा कोई एक वेरिएबल होगा पूरी इक्वेशन में, ठीक है, ऐसा कोई एक वेरिएबल होगा जो नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, सही है। मतलब उसकी कोई भी, उसकी कोएफिशिएंट की कोई भी वैल्यू हो सकती है, और उसकी कोई अहमियत होगी, वो बेशक चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसकी कोई ना कोई अहमियत होगी कार की प्राइस पे, तो वो कार की प्राइस को इफेक्ट करेगा। नहीं, तो तो आप फिर यहाँ भाई पे इफ इफ पी वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फा बाय टू तो रिजेक्ट नहीं करेंगे, अगर जब ग्रेटर होती है, अगर लेस हो तो डू नॉट रिजेक्ट नहीं करेंगे। अ, क्योंकि इस अगर केस में भी एज, मतलब एज या माइल्स ऑब्वियसली कोई एक रिलेवेंट तो होना चाहिए वेरिएबल। हाँ, जैसे इस केस में बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन सर ने कहा था कि कुछ केसेस होते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सवाल में मेंशन नहीं है, तो उसमें आप फिर 1% पे चेक करते हैं। ऐसा हो सकता है कि 1% पे दोनों ही क्या कहते हैं, वो ना हो, दोनों ही सिग्निफिकेंट ना हो, लेकिन आप जैसे ही जो है वो बढ़ाएं, 5% पे जाएं तो शायद एच नॉट रिजेक्ट हो जाए, या 10% पे जाएं शायद रिजेक्ट हो जाए। लेकिन इस केस में हमने 5% पे निकालना था ना ये टेस्ट हाइपोथेसिस का। तो इस केस में जो यही सब। एज है, वो तो आपका वो हो रहा है, क्या कहते हैं, क्या कह रहा था मैं, एज चलिए, को। बस ये नहीं, ये बता दें कि पी वैल्यू जो है इफ इट इज लेस देन अल्फा बाय टू तो फिर हमने रिजेक्ट करना है। इफ इट इज ग्रेटर जी जी। तो फिर हमने डू नॉट रिजेक्ट करना जी जी। अगर लेस होगी हमेशा तो आप रिजेक्ट कर देंगे। और अगर मतलब बेसिकली ये अगर जो एक्सप्रेशन है ये ट्रू हो रही है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेस है राइट हैंड साइड से, तो एक्सप्रेशन ट्रू हो रही है, तो आप रिजेक्ट कर देंगे है। अच्छे एच से, और नॉट जो को। हमने स्पेशली सिग्निफिकेंस टेस्ट की थी उसमें भी यही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है।
जी उसमें ये हो रहा था, तो ये बस देख ओके। लीजिएगा कि हम अल्फा बाय टू इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये जो है टू इक्वल्स टेल्स। टू और नॉट इक्वल्स टू है। तो और जो आपके पास हाँ। जो एक्सेल के आउटपुट गिवन है वो भी टू वो टू टेल टेल्ड टेस्ट की हो। वैल्यू। हाँ। ठीक है, ठीक तो है, थैंक यू। ये, अच्छा इसमें ये देख लेते हैं। अच्छा, एक स्निपेट निकाल लूं। अच्छा तो अब बाइनरी कैटेगरी भी हो सकती है इनकी, सही है। अ, जैसे कि मतलब दो कैटेगरीज होंगी, मेल भी हो सकता है और फीमेल कैटेगरीज भी हो सकती हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक को हम रेफरेंस ले लेते हैं, सही है, और एक को हम इक्वेशन में लिख देते हैं। अब जैसे यहाँ पे इक्वेशन बनाई हुई है, वेज हम पता करना चाह रहे हैं, ठीक है, रुपीज में। और 20,000 जो है आपका वो है, क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट है। और 3,500 फीमेल, हमने ये वेरिएबल का वो लिख दिया, हमने नाम लिख दिया। तो आप देख सकते हैं कि अ, अगर हमें फीमेल की वेज निकालनी होगी तो हम फीमेल का जो वेरिएबल है उसको एक्टिवेट कर देंगे और हम वन लिख देंगे, सही है। तो ये पूरी वैल्यू बेसिकली एक्टिवेट हो जाएगी, मतलब एक तरह से समझ लेंगे आप इसको, वैल्यू को यूज कर पाएंगे, सही है। तो वैल्यू को यूज कर पाएंगे। तो जब इसको 3,500 समझे एक्टिवेट हो गया, तो 20,000 माइनस 3,500 बेसिकली हो जाएगा 16,500, सही है। तो अब आप बता सकते हैं कि वेज ऑफ फीमेल्स इज $3,500 लेस देन मेल्स, सही है। आप हमेशा जो इंटरप्रिटेशन होगी ना, वो आप विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस वेरिएबल देंगे हमेशा, जो कि मेल्स है, सही है। क्योंकि अगर हम इसमें जीरो पुट कर रहे हैं तो ये पूरी कैंसिल हो जाएगी, सही है, पूरी जो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो हमें फिर 20,000 है वो वेज हमें मिलेगी अगर मेल्स की वेज की बात कर रहे हैं हम। तो हम जो है रेफरेंस वेरिएबल हमारा जो कि इन दिस केस मेल है, हम उसके रेफरेंस से बता रहे हैं कि वेज ऑफ फीमेल इज $3,500 लेस देन मेल्स। और लेस क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन लगा है, सही। अब इसी तरह क्या कहते हैं, ये तो बाइनरी कैटेगरीज हो गई ना। अब इसमें हो सकता है कि आपके पास दो से ज़्यादा कैटेगरीज हो। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम उसमें एक डमी वेरिएबल लेते हैं, से वो भी मैं दिखाया था, इसको स्निपेट कॉपी कर लो। से हम डमी वेरिएबल्स लेते हैं और इसको जूम कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जोन दिए हुए हैं, सही है, जोन है ईस्ट वेस्ट और साउथ, से ईस्ट वेस्ट और साउथ। तो हमने फॉर एग्जांपल यहाँ एग्जांपल में हमने ईस्ट और वेस्ट को इक्वेशन में लिख दिया और साउथ को हमने एज अ रेफरेंस ले लिया, सही। और हम देख सकते हैं कि ईस्ट के कोएफिशिएंट प्लस का साइन है और वेस्ट वाले के नेगेटिव साइन है। और यहाँ वही प्राइस की बात हो रही है, यहाँ पे घरों की प्राइस की बात हो रही है, हाउस प्राइस से। तो तीन वेरिएबल्स थे, तो हमने K-1 विच इज 3-1 टू डमी वेरिएबल्स हमने सेलेक्ट कर लिए, जो कि ईस्ट और वेस्ट जो है, सही। अगर हम अ, इसको इसके फॉर्म में लिखूं, से अगर हम ईस्ट में वन डाल देंगे, बेसिकली मतलब सिर्फ ईस्ट की बात करें तो वेस्ट में जीरो डालना पड़ेगा। और हम ईस्ट में जब वन डाल देंगे तो हम बोलेंगे कि हाउस प्राइस इन ईस्ट जोन इज
$50,000 इनटू हायर। एक्स। ये सवाल कहाँ पर है? जी जी। मैं पूछ रहा था ये सवाल मतलब कहाँ पर सर ने अपलोड किए हुए हैं? ये सर कह रहे थे LMS पे किया हुआ है इन्होंने। ठीक। अच्छा, मैं कह रहा था कि अच्छा एक काम करें कि वो ये जूम वाली मीटिंग ये खत्म होने वाली है, तो आप लोग एक काम करें, ये वाली लीव कर दें, मैं जो वापस से रिज्वाइन कर लेता हूँ, सही।